हाँ, आप लोगों को पढ़ाया जा रहा था हाइड्रॉक्सिल समूह की अभिक्रियाएं। हाइड्रॉक्सिल समूह की अभिक्रियाओं के अंतर्गत पहली अभिक्रिया बता दी गई थी आप लोगों को। इसके साथ अभिक्रिया एल्कोहलों से अभिक्रिया, एल्कोहलों से अभिक्रिया। एक बार मैं फिर से इसको बता देता हूँ। एल्कोहलों से अभिक्रिया या इसे कहा जाता है क्या? एस्टरीकरण, एस्टरीफिकेशन। हमने बताया था जिस तरीके से इनऑर्गेनिक में, अकार्बनिक में अम्ल और क्षार आपस में मिलकर के लवण और जल का निर्माण करते हैं, उसी तरीके से कार्बनिक में कार्बोक्सिल अम्ल और एल्कोहल आपस में मिलकर के एस्टर और जल का निर्माण करते हैं। यह क्रिया क्या कहलाती है? एस्टरीफिकेशन या एस्टरीकरण की क्रिया कहलाती है। कार्बोक्सिलिक अम्ल की बात करते हैं तो RCOH कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। एल्कोहल की बात करते हैं तो OH R- या R एल्कोहल होता है। यहाँ से OH, यहाँ से H विस्थापित होता है और प्राप्त हो जाता है क्या आपका RCOR-। किसे क्या कहते हैं हम? एस्टर कहते हैं। प्लस क्या निकल जाता है आपका? जल निकल जाता है। H2O की प्राप्ति होती है। जैसे तो देखिए आप लोग यहाँ पर, जैसे देखिए एक लेते हैं एस्टिक एसिड CH3COH, यहाँ लेते हैं एथिल अल्कोहल C2H5OH, C2H5OH लेते हैं, यहाँ से OH निकलता है, यहाँ से OH निकलता है, निकल जाता है H2O, प्राप्त हो जाता है क्या? CH3COO C2H5 प्लस H2O। ये है क्या आपका? एथिल एसीटेट। क्या है आपका? एथिल एसीटेट, जिसे क्या कहते हैं हम? एस्टर कहते हैं। यह अभिक्रिया एस्टरीफिकेशन की अभिक्रिया कहलाती है। ये अभिक्रियाएं हमने आप लोगों को बता भी दिया है, लिखा भी दिया है ना। अब आगे जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है फास्फोरस हाइड्राइडो से अभिक्रिया। हेडिंग डालिएगा फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। सेकेंड नंबर फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। सेकंड नंबर देखिए फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। फास्फोरस ट्राइक्लोराइड का फार्मूला PCl3। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का फार्मूला PCl5। और थायोनिल क्लोराइड से अभिक्रिया, और थायोनिल क्लोराइड से अभिक्रिया। थायोनिल क्लोराइड, इसका फार्मूला SOCl2। थायोनिल क्लोराइड से अभिक्रिया। किसकी अभिक्रिया कराई जानी है? कार्बोक्सिलिक अम्लों की अभिक्रियाएं कराई जानी है। कार्बोक्सिलिक अम्लों की अभिक्रिया किसके किसके साथ? फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड और थायोनिल क्लोराइड के साथ कराया जाना है। देखिए सबसे पहले तो हम कराते हैं ट्राइक्लोराइड के साथ अभिक्रिया। ट्राइक्लोराइड के साथ अभिक्रिया किस तरीके से होती है? देखिए हम डायरेक्ट लेते हैं एस्टिक एसिड CH3COCOH, इसकी अभिक्रिया PCl3 के साथ कराते हैं। तो क्लोरीन के 3 एटम्स के द्वारा तीनों का तीनों OH यहाँ से क्या कर दिया जाएगा? विस्थापित कर दिया जाएगा। तो प्राप्त हो जाएगा क्या आपका? 3CH3COCl निकलेगा कि नहीं? प्राप्त हो जाएगा क्या आपका? 3CH3COCl और प्लस हाइड्रोजन का 3, ऑक्सीजन का 3 और फास्फोरस का 1, प्राप्त हो जाएगा H3PO3। H3PO3 इसका नाम होता है आर्थोफास्फोरस अम्ल। नाम होता है इसका क्या? आर्थोफास्फोरस अम्ल। ये क्या है? CH3COCl एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड की प्राप्ति होती है। ये तो किसके साथ अभिक्रिया है? PCl3 के साथ है। यही अभिक्रिया करा देते हैं PCl5 के साथ करा देते हैं। PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ कराते हैं। तो क्लोरीन के 1 एटम्स के द्वारा OH पूरा का पूरा विस्थापित होगा। यहां भी वही निकलेगा क्या? CH3COCl, बट 1 मॉलिक्यूल निकलेंगे। हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन का 1 बना देगा क्या आपका?
HCl और फास्फोरस का एक ऑक्सीजन का एक बना लेगा POCl। हमने आप लोगों को कई बार बताया है कि जब किसी भी यौगिक में PCl5 या PCl3 के साथ अक्रिया कराई जाती है तो PCl3 के साथ अक्रिया कराने पर आपको फास्फोरस अम्ल और PCl5 के साथ अक्रिया कराने पर फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड अर्थात POCl3 का निर्माण अवश्य होता है। बाकी का बाकी सब तो बनता ही बनता है, लेकिन ये दोनों कंपाउंड अवश्य बनेंगे और इस तरीके से क्रिया होगी। अगला आपको किसके साथ क्रिया कराया जाना है? थायरिल क्लोराइड के साथ क्रिया कराते हैं तो CH3COOH, इसके SOCl2, यही क्या है हमने लिखा है थायरिल क्लोराइड है। थायरिल क्लोराइड के साथ क्रिया कराते हैं तो क्लोरीन के एक परमाणु के द्वारा OH विस्थापित किया जाएगा, OH विस्थापित किया जाएगा और प्राप्त हो जाएगा क्या आपका CH3COCl और प्लस क्या निकल जाएगा हाइड्रोजन और क्लोरीन बना लेगा HCl और सल्फर और एक ऑक्सीजन बना लेगा SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। रिएक्शन समझ में आ रही है कि नहीं? ये सारी क्रियाएं होती हैं। सारी क्रियाओं में एक महत्वपूर्ण यौगिक अम्ल हाइलाइट का निर्माण होता है। एस्टिक अम्ल के साथ क्रिया करा रहे हैं तो एस्टिल क्लोराइड का फॉर्मेशन हो रहा है। ये क्रिया नोट कर लीजिए आप। अगला देखिए निर्जलीकरण। अगला लिखिए नंबर 3, कौन सा? निर्जलीकरण। निर्जलीकरण देखिए, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड की उपस्थिति में यदि हम मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों को गर्म कर देते हैं तो मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के 2 अणुओं में से जल का एक अणु पृथक हो जाता है और एनहाइड्राइड का निर्माण होता है। एनहाइड्राइड बनता है। किस तरीके से? मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के अंतर्गत सेकंड सदस्य देते हैं, द्वितीयक सदस्य लेते हैं CH3COOH एस्टिकम प्लस CH3COH एस्टिकम। इसको गर्म किया जाता है किस पे? P2O5 जो कि एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, निर्जलीकारक होता है। निर्जलीकारक होता है। यहां से निकाल देगा OH, यहां से निकल जाएगा H, बन जाएगा H2O और ये प्राप्त होगा क्या आपका CH3CO बांड और प्लस क्या H2O। ये क्या है? एस्टिक एनहाइड्राइड। क्या है? एस्टिक एनहाइड्राइड। एस्टिक एनहाइड्राइड। और बताएं आप लोगों को ये एस्टिक एनहाइड्राइड सिर्फ फास्फोरस पेंटाऑक्साइड के द्वारा ही नहीं प्राप्त हो सकता है। इसके निर्जलीकरण की प्रक्रिया 2 तरीके से हो सकती है। एक तरीके से ये हो सकती है, दूसरी तरीके से हम लगा सकते हैं सोडियम अमोनियम फास्फेट। सोडियम अमोनियम फास्फेट के द्वारा भी इसका निर्जलीकरण किया जा सकता है। अब क्रिया ऐसे ही लगेगी CH3COH और प्लस CH3COH, बट यहां पर क्या लगा दिया जाएगा NaNH4HPO4 सोडियम अमोनियम फास्फेट और बोरान फास्फेट की उपस्थिति में BePO4 की उपस्थिति में यहां से OH, यहां से H निकल जाएगा क्या आपका H2O और प्राप्त क्या हो जाएगा? देखिए CH3CO बांड और प्लस क्या H2O। ये क्या है? एस्टिक एनहाइड्राइड। बट ध्यान में रखिएगा यहाँ पर HCOOH, इसका मतलब क्या? फार्मिक अम्ल। फार्मिक अम्ल का डिहाइड्रेशन नहीं होता है, फार्मिक अम्ल का निर्जलीकरण नहीं होता है। समझ पा रहे हैं ना? इसके निर्जलीकरण की प्रक्रिया 2 तरीके से हो सकती है। एक तो P2O5 की उपस्थिति में दिखाया गया, एक सोडियम अमोनियम हाइड्रोजन फास्फेट एक यौगिक होता है, इसकी उपस्थिति में या बोरान फास्फेट की उपस्थिति में एस्टिक एनहाइड्राइड का निर्माण होता है। अब क्रिया नोट कर लीजिए आप लोग इसको। अब क्रिया एनहाइड्राइड बनाने की विधि भी है ये और मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों का व्युत्पन्न है ये तो था हाइड्रॉक्सिल समूह की क्रियाएं।
हाइड्रोक्सिल समूह की अभिक्रियाओं के अंतर्गत स्थिरीकरण, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड और निर्जलीकरण इतना बताया गया। अब हाइड्रोक्सिल समूह की अभिक्रिया के बाद अब कौन सी अभिक्रिया पढ़ना है आप लोगों को? कार्बोनिल समूह की अभिक्रियाएं। तो अगली हेडिंग बनाइए कार्बोनिल समूह की अभिक्रियाएं। कार्बोनिल समूह की अभिक्रियाएं लिखिए, कार्बोनिल समूह की अभिक्रियाएं। कार्बोनिल समूह का मतलब कौन सा? सी बांड, CO बांड, यही होता है ना। तो लिखेंगे 3rd नंबर। तीसरा कौन सा है आपका? कार्बोनिल समूह की अभिक्रियाएं। कार्बोनिल समूह बांड CO बांड होता है। इसके अंतर्गत एक अभिक्रिया सिर्फ पढ़नी है, वो भी अपचयन। अपचयन में इसकी खास विशेषता होती है बेटा, क्या? मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल प्रबल अपचायकों, जैसे प्रबल अपचायक की बात किया जाए जैसे H2 Ni, निकिल के द्वारा अपचयन की प्रक्रिया तेजी से होती है। या हाइड्रोजन आयोडाइड प्लस फास्फोरस, लाल फास्फोरस, लाल फास्फोरस, इन सब प्रबल अपचायकों द्वारा अपचयित नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, इन सब के द्वारा अपचयित नहीं होता है। तो अपचयित होता है तो किसके द्वारा अपचयित होता है? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड द्वारा। किसके द्वारा? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड द्वारा, LiAlH4 द्वारा। इसके द्वारा बहुत तेजी से अपचयित होता है। और कार्बोनिल समूह का अपचयन, कार्बोनिल समूह की बात करते हैं तो बांड CO बांड, ये लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड द्वारा अपचयित हो जाता है बांड CH2 बांड में, इसमें अपचयित होता है बेटा। कार्बोनिल समूह का अपचयन हो जाता है इसमें। क्यों जानते हैं? हाइड्रोजन के 4 लगे हुए हैं और 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन परमाणु को यहां से हटा देता है और दोनों हाइड्रोजन जाकर के लग जाता है और एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन बना लेता है, क्या आपका? H2O। नहीं समझ में आया रिएक्शन? देखिए जैसे यह है क्या आपका R बांड C बांड H डबल बांड O। सॉरी, देखिए कितना गलत हमने बनाया, RCHO हमने बना लिया। डबल बांड O, बांड O बांड H, ये होता है कि नहीं? R फिर COOH, यही होता है ना। कार्बोनिल समूह के द्वारा इसका जब अपचयन होता है, कार्बोनिल समूह का अपचयन होता है किसके द्वारा? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड द्वारा। तो अपचयित हो जाता है, जानते हैं किसमें? ये हाइड्रोजन OH तो ऐसे रहेगा, OH ऐसे रहेगा, ये वाला यहां पर जुड़ जाएगा कितना हाइड्रोजन? 2 हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, मतलब बनेगा क्या? RCH2OH, RCH2OH और फिर यहां पर निकाल देगा क्या? H2। अब देखिए जैसे हम लेते हैं एस्टिकम की बात करते हैं तो क्या? CH3 बांड C डबल बांड O बांड H, यही होता है ना। ये किसके द्वारा? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड द्वारा। यहां से हो जाएगा H2O और 2 हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ जुड़ जाएंगे, प्राप्त हो जाएगा क्या? CH3 CH2OH, एथिल कोहल का निर्माण होता है। मतलब कि ये कार्बोनिल समूह अपचयित होता है किसमें? CH2 में। किसमें? CH2 में। समझ गए ना? अपचयन समझ गए ना? तो लिखिए मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल प्रबल अपचायकों जैसे हाइड्रोजन, आप लिख करके लिखेगा निकिल, कामा लगाइएगा। प्रबल अपचायकों हाइड्रोजन H2, आप लिख करके लिखेगा निकिल,
हुआ HI+P, कैपिटल रहेगा HI, हाइड्रोजन आयोडाइड, HI+P, ब्रेकेट लिख लीजिएगा वहीं पर, क्या लाल फास्फोरस। द्वारा आसानी से अपचयित नहीं होता है। परंतु किसके द्वारा? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड द्वारा। ईथर विलयन में यहां पर ईथर भी लगेगा। ईथर विलयन में मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल अपचयित होकर प्राथमिक एल्कोहल का निर्माण करता है। प्राथमिक एल्कोहल का निर्माण करता है। ये इतना नोट कर लीजिए आप लोग। ये तो था कार्बोनिल समूह की अभिक्रियाएं। कार्बोनिल समूह की सिर्फ एक अभिक्रिया आप लोगों को यहाँ पर पढ़नी है, कार्बोनिल समूह का अपचयन। अगला चौथा क्या पढ़ना है आप लोगों को? संपूर्ण कार्बोक्सिल समूह की अभिक्रिया है ना, है कि नहीं? देखिए हेडिंग बनाइए, संपूर्ण कार्बोक्सिल, चौथा नंबर। संपूर्ण कार्बोक्सिल समूह की अभिक्रियाएं। रिएक्शन विथ होल कार्बोक्सिल ग्रुप। देखिए आपको पता होना चाहिए कि कार्बोक्सिल समूह COH होता है और अपने आप में ये क्या है? प्रधान क्रियात्मक समूह। इससे ज्यादा हाईली रिएक्टिव कोई नहीं है। हाईली रिएक्टिव मतलब कि बहुत तेज रिएक्टिव होता है। अरे वरीयता क्रम की सारणी में बताया गया, सबसे ऊपर इसको रखा गया है। इसको कोई विस्थापित, अब इससे ज्यादा जो हाईली रिएक्टिव होगा वही तो विस्थापित करेगा। अब भाई हम एक स्थान बैठे हैं, हमें वही हटा पाएगा जो हमसे ज्यादा शक्तिशाली होगा, है कि नहीं? हम पढ़ा रहे हैं, इतने लोग पढ़ रहे हो, और हमारा विस्थापन वही कर पाएगा जो हमसे ज्यादा पढ़ाने वाला अच्छा होगा। कि खराब, हमसे खराब व्यक्ति से पढ़ोगे आप, अध्यापक से पढ़ो, नहीं पढ़ पाओ। इसी तरीके से इससे ज्यादा जो हाईली होगा, ज्यादा रिएक्टिव होगा, इससे ज्यादा जो रिएक्टिव होगा वही इसको विस्थापित करेगा, वही रिएक्शन करेगा। तो इससे ज्यादा विस्थापित, इससे ज्यादा हाईली रिएक्टिव कोई है ही नहीं। किससे? COH से। तो किसके साथ रिएक्शन करे? किसी के साथ नहीं कर पाएगा। इसलिए क्या करते हैं कि सबसे पहले इसको लो रिएक्टिव में ले आते हैं। थोड़ा सा कैसे ले आते हैं? कहते हैं भैया आप यहाँ से हट जाओ और मैं एक यहाँ पर जोड़ लेता हूँ, क्या? सोडियम को जोड़ लेता हूँ। मतलब कि मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया नहीं कराई जाती, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम साल्ट की अभिक्रिया कराई जाती है।
तब जाकर के पूरा का पूरा कार्बोक्सिलिक समूह विस्थापित होता है, अन्यथा अभिक्रिया ही नहीं कर पाता है, कोई इसको विस्थापित ही नहीं कर पाता, पूरा कार्बोक्सिलिक समूह नहीं हो पाता है। ये तो इसकी मजबूरी है कि इसके साथ में तीन चीजें और लगी हुई हैं। एक हाइड्रोजन लगता है, कहता हम अलग कर लेंगे, OH कहता हम अलग कर लेंगे, CO कहता हम अलग कर लेते हैं, लेकिन जब इकट्ठा होता है कहता अब आओ, अब कोई रिएक्शन करो हमसे, है ना। इसलिए नहीं हो पाती इसकी रिएक्शन। इसलिए कभी भी संपूर्ण मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया करानी पड़ेगी, मोनोकार्बोक्सिलिक समूह की क्रिया करानी पड़ेगी, तो COH के साथ क्रिया ही नहीं होगी बेटा, किसके साथ होगी? COONA के साथ क्रिया होगी, मतलब इसके सोडियम साल्ट के साथ क्रिया होती है। समझ पा रहे हैं ना। इसलिए कार्बोक्सिलिक अम्ल की, कार्बोक्सिलिक समूह की संपूर्ण क्रियाएं हम कराएंगे किसके द्वारा? COONA के द्वारा। समझ रहे हैं ना। अब हेडिंग डालिए, इसके अंतर्गत पहली रिएक्शन करिए। पहला रिएक्शन करना है बी कार्बोक्सिलीकरण। ये रिएक्शन आपको बताया भी गया है, 11th में ही बताया गया है। बी कार्बोक्सिलीकरण, ए नंबर देखिए, बी कार्बोक्सिलीकरण, बी कार्बोक्सिलीकरण। बी कार्बोक्सिलीकरण में एक शब्द आता है जिसे कहते हैं हम क्या? सोडा लाइम। कोई बता सकता है क्या है ये? सोडा लाइम क्या होता है, कोई बता सकता है? बताइए ना। धावन सोडा, सोडा लाइम नहीं होता है, सब खत्म। हाँ, सोडा लाइम क्या होता है? एक लोगों ने सही बताया, NaOH प्लस CaO का मिक्सर सोडा लाइम कहलाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड का मिश्रण क्या कहलाता है? सोडा लाइम कहलाता है। सोडा लाइम में NaOH क्रिया करता है, जबकि CaO उपकरणों की रक्षा करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड से। ये कई बार बताया गया सोडा लाइम किसे कहते हैं। तो बी कार्बोक्सिलीकरण में किसके साथ क्रिया कराते हैं हम? सोडा लाइम के साथ क्रिया कराते हैं। किसकी क्रिया कराते हैं? मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण की क्रिया कराते हैं। तो मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल है क्या भैया? RCOONA आ गया। इसकी क्रिया किसके साथ हो जाएगा? NaOH और CaO अब क्रिया में भाग नहीं लेता, सिर्फ उपकरणों की रक्षा करता है। और इसको हम जब गर्म करते हैं तो क्या निकल जाएगा? Na2CO3, Na2CO3 और फिर R और H। RH क्या है? एल्केन। Na2CO3 और ये प्राप्त क्या हो जाता है आपका? एल्केन। एल्केन हो प्राप्त होता है। जैसे देखिए मान एक कंपाउंड है क्या आपका? CH3COONA, सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट आपका क्या है? NaOH और फिर क्या? CaO। अब क्रिया करता है यहाँ पर सोडा लाइम के साथ, तो बना लेगा क्या आपका? Na2CO3 और बन जाएगा क्या? CH4 प्लस Na2CO3। ये क्या है? मीथेन की प्राप्ति होती है। समझ में आया कि नहीं? कुछ समझ में आया ना? इस क्रिया को कौन सी क्रिया कहते हैं हम? बी कार्बोक्सिलीकरण की क्रिया कहा जाता है। इस क्रिया के उपरांत किसका निर्माण होता है जी? एल्केन का निर्माण होता है। हम क्यों बताए? हमने इसको बताया है क्योंकि जब हम पढ़ा रहे थे 11th में एल्केन पढ़ाते समय वहां पर इस क्रिया को बहुत विस्तार से बताया गया। लिखिए, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण को, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर एल्केन प्राप्त होती है। यह अभिक्रिया बी कार्बोक्सिलीकरण क्रिया कहलाती है।
इस सब क्रिया को नोट कर लीजिए आप लोग। कल पढ़ाएंगे हम कैल्शियम लवण का शुष्क आसवन। 2 दिन में ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। 2 दिन में चैप्टर समाप्त हो जाएगा। इसके बाद पढ़ना आप लोगों को बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक अम्ल समाप्त करने के बाद फिर एमीन और फिर जैवॉन। बस इतना टॉपिक और बचा है। उम्मीद है कि नेक्स्ट मंथ में पूरा सिलेबस समाप्त।